स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी टाइम मशीन में बैठने वाले हैं जो सीधे मुगल साम्राज्य के उस दौर में ले जाएगी जिसे हमने अक्सर सिर्फ किताबों में पढ़ा है। हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनेंगे बल्कि इस विशाल साम्राज्य के दो सबसे मजबूत पिलर्स को डिकोड करेंगे। पहला है उनका गवर्नेंस सिस्टम, यानी वो सॉफ्टवेयर जिसने इतने बड़े देश को चलाया, और दूसरा है उनका स्थापत्य कला, यानी वो पत्थरों वाला ऐतिहासिक हार्डवेयर जो आज तक सीना ताने खड़ा है। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। तो आज के इस सफर का रास्ता कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम समझेंगे प्रशासनिक सॉफ्टवेयर को, जिसमें केंद्र से लेकर गांव तक की पावर का बंटवारा शामिल है। उसके बाद हम अपने दूसरे पिलर पर जाएंगे, यानी शुरुआती निर्माण, और अंत में देखेंगे पत्थरों से बना वो सुनहरा युग। आगे बढ़ते हैं। आइए सीधे अपने पहले और सबसे बुनियादी हिस्से पर चलते हैं। पिलर 1, द एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर। अब थोड़ा सोचिए, उस जमाने में बिना इंटरनेट या फोन्स के आखिर इतना बड़ा देश चलता कैसे था? इसके लिए उन्होंने पावर और टैक्स कलेक्शन को एक 5 चरण वाले सिस्टम में बांट दिया था, बिल्कुल एक ऊपर से नीचे आते झरना यानी कैस्केड की तरह। सबसे ऊपर सेंट्रल यानी देश, उसके नीचे सूबा यानी प्रांत, फिर आते थे सरकार जो आज के जिलों जैसे थे, उसके बाद परगना यानी सब डिस्ट्रिक्ट, और सबसे आखिर में ग्राम यानी गांव, जहां आम किसान रहता था। ये सिस्टम इतना वेल प्लान था कि ऊपर से नीचे तक हर चीज पर पूरी नजर रखी जा सकती थी। केंद्र के स्तर पर सम्राट अकेले पूरा बोझ नहीं उठाता था। उनके पास मंत्रियों का एक बेहद कुशल ग्रुप होता था। अगर हम उनके पदों को आज की आधुनिक सरकारों से कंपेयर करें तो काफी हैरानी होती है। जैसे वकीले मुतलक थे, जो सभी मंत्रियों के हेड थे, एकदम आज के प्राइम मिनिस्टर की तरह। मीर बख्शी मिलिट्री विभाग संभालते थे, यानी आज के चीफ ऑफ डिफेंस। और चीफ काजी का काम जुडिशियल मामलों को देखना था, बिल्कुल एक चीफ जस्टिस की तरह। उनका एडमिनिस्ट्रेशन वाकई में कितना आधुनिक था, ये इस टेबल से साफ पता चलता है। इन सब के अलावा सेंट्रल सिस्टम में कुछ खास तरह के लैंड ग्रांट्स भी मैनेज किए जाते थे। इसमें एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, मदद माश। ये दरअसल ऐसी जमीन होती थी जिसे सम्राट दान में देते थे, और इस पर बिल्कुल भी टैक्स या रेवेन्यू नहीं लगता था। इस फ्री लैंड को मॉनिटर करने की पूरी जिम्मेदारी सादरुस सद्र नाम के एक धार्मिक सलाहकार की होती थी। और हाँ, जमीन पर लगने वाले किसी भी दूसरे एक्स्ट्रा टैक्स को उस दौर में अबवाब कहा जाता था। अब इस पूरे सेटअप को एक लेवल नीचे, यानी सूबा या स्टेट के लेवल पर देखते हैं। यहाँ का ढांचा भी बिल्कुल केंद्र जैसा ही था, बस स्केल छोटा था। यहाँ का चीफ ऑफिशियल सूबेदार होता था। इसको आसानी से आज का चीफ मिनिस्टर माना जा सकता है। उनके साथ दीवान होते थे, जो स्टेट का पूरा फाइनेंस संभालते थे, यानी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। और लॉ, पीस एंड ऑर्डर के लिए कोटवाल होते थे, जो हमारे आज के पुलिस चीफ की तरह थे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नोटिस करने वाला है। टाइटल्स को जरा ध्यान से समझिए। जो ऑफिसर पूरे देश के सेना का हेड होता था, उसे मीर बख्शी कहते थे। लेकिन वही रोल जब सिर्फ एक राज्य या सूबा के स्तर पर आता था, तो उस ऑफिसर को बस बख्शी कहा जाता था। यानी मीर बख्शी ऊपर से ऑर्डर देते थे और बख्शी अपने सूबे में उसे लागू करते थे। शब्दों का ये छोटा सा अंतर पावर और डेलीगेशन के इस पूरे सिस्टम को बहुत खूबसूरती से समझाता है। चलिए थोड़ा और ग्राउंड लेवल पर चलते हैं और इस हायरार्की को कंप्लीट करते हैं। जिला स्तर पर, जिसे सरकार कहते थे, वहां फौजदार होता था जो मिलिट्री कंट्रोल रखता था। उसके नीचे परगना लेवल पर यही काम शिकदार का होता था। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थी आखिरी, ग्राम यानी गांव का मुकद्दम। मुकद्दम का मेन काम था हर गांव से टैक्स इकट्ठा करना। और ध्यान दीजिए, यही वो टैक्स का पैसा था जो इस कड़ी से होते हुए ऊपर सम्राट तक पहुंचता था। तो सॉफ्टवेयर तो हमने पूरी तरह समझ लिया। अब इस एक्सप्लेनर को शिफ्ट करते हैं दूसरे पिलर पर, द आर्किटेक्चरल हार्डवेयर। इस टाइमलाइन को देखें तो 1526 में बाबर के आने से लेकर 1658 में औरंगजेब के आखिरी पहाड़ तक का एक लंबा सफर दिखता है। इन लगभग 130 सालों में सिर्फ शासक नहीं बदले, बल्कि उनकी आर्किटेक्चर की पसंद, स्टाइल्स और एम्बिशन भी पूरी तरह बदलता गया। एक छोटे से बाग से लेकर संगमरमर के अजर अमर अजूबे तक ये ट्रांजिशन बेहद शानदार था। शुरुआत काफी सिंपल लेकिन मजबूत बुनियाद के साथ होती है। बाबर ने आते ही काबुली बाग और आगरा में बाग नूर अफशान जैसे सुंदर गार्डन्स बनवाए। उसके बाद हुमायूं ने दिल्ली में एक लाइब्रेरी बनवाई जिसका नाम था दीनपना। और हाँ, पुराना किला, जिसका कंस्ट्रक्शन हुमायूं ने शुरू किया और बाद में शेरशाह सूरी ने कंप्लीट करवाया। ये स्ट्रक्चर्स आने वाले कल की बेहद सॉलिड नींव थे। इस अर्ली पीरियड की एक सबसे बड़ी खोज या स्टाइल थी चार बाग। ये एक खास पर्शियन लेआउट है।
इसमें बेसिकली एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के गार्डन को पैदल चलने के रास्तों या बहते हुए पानी की नालियों के जरिए 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। देखने में ये लगभग एक पजल बोर्ड जैसा लगता है। और मजेदार बात यह है कि आगे चल के यही स्टाइल सारी बड़ी मुगल बिल्डिंग्स का ब्लूप्रिंट बन गया। फिर बारी आती है एक असली माइलस्टोन की, हुमायूं का मकबरा। इसका निर्माण उनकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। ये इमारत एक गेम चेंजर थी। क्यों? क्योंकि ये पूरे एशिया का पहला गार्डन टूम था। इसका जो डिज़ाइन था वो समरकंद में बने तैमूर के मकबरे से डायरेक्टली इंस्पायर्ड था। इसे अक्सर ग्रेवयार्ड ऑफ द मुगल्स भी कहा जाता है। पर सबसे बड़ी बात, आगे चलकर इसी मकबरे के डिज़ाइन ने ताजमहल को इंस्पायर किया था। हुमायूं के बाद जब अकबर का दौर आया तो एम्पायर तेजी से फैला और उनका हार्डवेयर भी विशाल रूप लेने लगा। अकबर को खास तौर पर लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन काफी पसंद था। आगरा का विशाल किला, जिसमें हम दीवाने आम और दीवाने खास देखते हैं, बिल्कुल उन्हीं का विजन था। नदियों के संगम पर बना मजबूत इलाहाबाद फोर्ट और फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का सुकून भरा मकबरा, ये सब अकबर की उस पत्थर की विरासत के बेहतरीन उदाहरण हैं। अब जरा इस संख्या को दिमाग में बैठाइए। 53.43 यानी 53.43। ये कोई छोटी मोटी मेजरमेंट नहीं है, ये मीटर्स में ऊंचाई है बुलंद दरवाजा की। फतेहपुर सिकरी की जामी मस्जिद का ये दक्षिणी द्वार अकबर ने अपनी सैन्य जीतों की खुशी में बनवाया था। उस जमाने की इंजीनियरिंग और ताकत को दर्शाने के लिए इससे विशाल और बुलंद मिसाल और क्या हो सकती है। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं अपने तीसरे और आखिरी भाग में, द गोल्डन एज ऑफ स्टोन। लाल पत्थर की जगह अब सफेद चमकते संगमरमर ने ले ली थी। यहाँ एक छोटी सी गलतफहमी दूर करते हैं। अक्सर लगता है सफ़ेद संगमरमर का जादू सीधे ताजमहल से शुरू हुआ, राइट? पर ऐसा नहीं है। जहांगीर के वक्त में बना इत्मद-उद-दौला का मकबरा ऐसी पहली इमारत थी जिसमें इतने बड़े पैमाने पर वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ था। ये एक तरह से इस सुनहरे युग का ट्रेलर था, जो आगे चलकर पूरी दुनिया को हैरान करने वाला था। और इसी सुनहरे युग में एक ऐसी आर्ट टेक्निक आई जिसने पत्थरों में जान डाल दी। इसका नाम था पीतरा दुरा। ये कोई नॉर्मल पेंटिंग का काम नहीं था। इस तकनीक में सफ़ेद दीवारों के अंदर चमकदार, रंगीन और कीमती पत्थरों को बड़ी बारीकी से काटकर जड़ दिया जाता था, ताकि फूल पत्तियां और आकृतियां बन सकें। ये इतनी इंट्रिकेट और टाइम कंज्यूमिंग तकनीक थी कि आगे चलकर ये मुगल आर्किटेक्चर की पहचान बन गई। जहांगीर आर्किटेक्चर और ब्यूटी के कितने बड़े प्रशंसक थे, ये बात उनके एक प्रसिद्ध कोट से प्रूव होती है। जब उन्होंने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया और उसे देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। एक तरफ मिलिट्री और स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बोझ और दूसरी तरफ नेचर और आर्ट के लिए ये जुनून, ये वाकई कमाल का कॉन्ट्रास्ट था। और अब आती है शाहजहां की बारी। ये वो वक्त था जब आर्किटेक्चर अपना एब्सोल्यूट पीक छू चुका था। 1653 में लगभग 22 सालों की मेहनत के बाद ताजमहल पूरा हुआ, जिसे अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन किया था। फिर 1648 में हमारा लाल किला बनकर खड़ा हुआ, जो आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। और आगरा के अंदर बनी खूबसूरत सफ़ेद मोती मस्जिद, ये सब इमारतें परफेक्शन की वो हद थी जिन्हें क्रॉस करना नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सुनहरे दौर की एक ढलान आती है। औरंगजेब के शासन तक आते आते आर्किटेक्चर का ये क्रेज काफ़ी धीमा पड़ गया। उनके बेटे आजम शाह ने ताजमहल जैसी एक कॉपी बनाने की कोशिश की, जिसे आज हम बीबी का मकबरा कहते हैं। पर अफसोस, इसे एक पुअर रेप्लिका या दक्कन के ताज का बस एक टाइटल ही मिला। हालांकि इसी दौर में लाहौर की विशाल बादशाही मस्जिद और लाल किले की पर्ल मॉस जरूर बनी, लेकिन एम्पायर की प्रायोरिटीज अब तक क्लियर कट शिफ्ट हो चुकी थी। इस एक्सप्लेनर के अंत में बस इस एक सवाल पर जरा गौर कीजिए। जब हम उस सख्त और एकदम फाइन ट्यून्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं, यानी एक गांव के मुकद्दम से लेकर केंद्र के मिरबख्शी तक, तो क्या इन ऐतिहासिक इमारतों को देखने का हमारा नजरिया नहीं बदल जाता? सोचिए, उसी मुकद्दम द्वारा इकट्ठा किए गए लगान और इस विशाल टैक्स पाइपलाइन के बिना क्या कभी उन पत्थरों और इन लाजवाब इमारतों की नींव रखी जा सकती थी? बिल्कुल नहीं। अब शायद जब भी हम किसी ऐसे ऐतिहासिक स्मारक को देखेंगे तो उसमें सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की छवि दिखाई देगी। आज के सफर में बस इतना ही। नए तथ्यों को सीखते रहिए और जानते रहिए।